हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो जैसे कि बच्चों हमारी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो चुकी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। आज से जो हमारी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो है मिक्स्ड। ठीक है, मैक्रो के अब हम मिक्स्ड एमसीक्यूज करने वाले हैं एक दो एपिसोड के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे इंडियन इकोनॉमी की तरफ। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बच्चों? प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स विच इज Progressive tax is a tax which is option number A, charged at a decreasing rate when the income of the individual increases, charged at an increasing rate when the income of the individual increases, a fixed percentage of an individual income या फिर none of these। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कि प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है? इनकम बढ़ती है तो टैक्स कम होता है, इनकम बढ़ती है तो टैक्स इंक्रीज होता है, इनकम चाहे कुछ भी हो हम फिक्स परसेंटेज टैक्स लगाएंगे या फिर कुछ भी नहीं होता है। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों प्रोग्रेस का मतलब ही क्या होता है? ऊपर जाना। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारे टैक्स का अमाउंट भी इंक्रीज होता जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चार्ज एट एन इंक्रीजिंग रेट व्हेन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीजेस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रेवेन्यू अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी विदाउट एनी लीगल हायर इज कॉल्ड। गवर्नमेंट के उस रेवेन्यू को हम क्या बुलाते हैं जब गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी मिलती है किसी एक ऐसे व्यक्ति की जिसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसका कोई भी वारिस नहीं होता है, उसको वो क्या कहते हैं? डोनेशन, एस्चीट, स्पेशल असेसमेंट या फिर बोथ बी एंड सी। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट की उस इनकम को हम क्या बुलाते हैं जब कोई प्रॉपर्टी उसको मिलती है जिसका कोई लीगल वारिस नहीं होता? डोनेशन, एस्चीट, स्पेशल असेसमेंट या फिर बोथ बी एंड सी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों ऐसे टर्म को, ऐसे रेवेन्यू को हम क्या बुलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, एस्चीट बुलाते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब बच्चे रटने की कोशिश करेंगे, सर पहले का भी बी, दूसरे का बी, तो तीसरे का भी बी होगा ऑप्शन। नहीं बच्चों, ऐसे पैटर्न को नहीं रटना। कुछ होते हैं ऐसे महा इंटेलिजेंट बच्चे जो पैटर्न रट लेते हैं, पहले का बी, दूसरे का बी, तो तीसरे का भी बी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स इज कॉल्ड। एक ऐसा टैक्स जिसका हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के ऊपर, उस टैक्स को हम क्या बुलाते हैं? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, वेल्थ या फिर कुछ भी नहीं बुलाते। एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं दूसरों के ऊपर, उसे हम क्या बुलाते हैं? इनडायरेक्ट बुलाते हैं, डायरेक्ट बुलाते हैं, वेल्थ बुलाते हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे पास तो आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। आई होप आप भी सही आंसर गेस कर रहे हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल सही। ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टैक्स दैट इज इम्पोज ऑन वैल्यू एडेड at the various stages of production is known as। नई नई जो अलग अलग स्टेजेस पे जो हम टैक्स लगाते हैं प्रोडक्शन की, उस टैक्स का नाम क्या है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डायरेक्ट पर्सनल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर नन ऑफ दीज। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टैक्स दैट इज इम्पोज ऑन वैल्यू एडेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ए, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, बी, डायरेक्ट पर्सनल टैक्स, सी, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर डी, नन ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छिपा हुआ है। वैल्यू एडेड किस पर होती है? उसको हम कौन से टैक्स को बुलाते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स बुलाते हैं। अलग अलग स्टेज पे जो वैल्यू ऐड करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसी को हम बोल देते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, या फिर इसको शॉर्ट में क्या बुलाते हैं? वैट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वैट। अब तो खैर वैट खत्म हो गया जीएसटी के आने की वजह से, लेकिन जीएसटी भी एक तरीके का क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, वैट ही तो है। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रीड करेंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट? What is the relationship between demand for foreign exchange and exchange rate? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, इनवर्स, बी, डायरेक्ट, सी, 1 to 1 या फिर डी, नो रिलेशनशिप। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट में क्या रिलेशन है? इनवर्स, डायरेक्ट, 1 to 1 या फिर नो रिलेशनशिप। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर।
बच्चों ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चनों में से एक है, तो इसका आंसर बड़े ही हम अपने बेसिक से सीखेंगे। बच्चों हमने क्लास 11th के अंदर डिमांड चैप्टर पढ़ा है, और डिमांड चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जब भी किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड गिरती है, और जब किसी के प्राइस गिरते हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो भी चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है उसे हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। क्या ये चीज आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या दे रखा है, व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल राइज, फॉल, नॉट चेंज, ईदर राइज और फॉल। जब भी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पर क्या असर पड़ेगा, वो ऊपर की तरफ उठेगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा, या फिर गिर भी सकता है, उठ भी सकता है, उसकी मर्जी। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। बच्चों इसका भी आंसर अब बेसिक लॉजिक की तरह आप बताएंगे। बाजार में कोई चीज बहुत ज्यादा बिक रही है, इधर भी मिल रही है, उधर भी मिल रही है, हर जगह मिल रही है वो चीज, ठीक है, बायर कम है लेकिन दुकानदार ज्यादा हैं, तो ऐसे में प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी या डिक्रीज होगी? बताओ बच्चों। जब किसी चीज की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और उसके हिसाब से डिमांड उसकी उतनी नहीं होती, तो ऐसे में उस प्रोडक्ट की प्राइस पर क्या असर पड़ना चाहिए? बढ़ेगी, गिरेगी, कांस्टेंट रहेगी, बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फॉल। जब किसी भी चीज की सप्लाई क्या होती है, बिल्कुल सही, जब कम सॉरी बढ़ जाती है तो ऐसे में उसकी प्राइस भी गिर जाती है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 से जस्ट डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी विल, ड्यू टू depreciation of foreign currency the supply of foreign currency in domestic economy will increase, not change, either increase or decrease या फिर decrease। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इसका भी लॉजिक बच्चों हमारी 11th क्लास के सप्लाई चैप्टर से छुपा हुआ है। सप्लाई चैप्टर क्या बोलता था, प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई इंक्रीज, है ना, प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई इंक्रीज, और प्राइस डिक्रीज तो सप्लाई भी डिक्रीज। ये चीज हमने देखी थी। तो मुझे जरा एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, प्राइस का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, प्राइस का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना? डिक्रीज होना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू है वो गिर गई है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वैल्यू कम हो रही है, गिर रही है, तो सप्लाई क्या आ जाएगी, बढ़ेगी या गिरेगी? गिरेगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीजेस। बच्चों 11th क्लास का बेसिक लॉजिक है, इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, ये चीज क्लियर हो गया, और प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। क्या ये लॉजिक क्लियर है बच्चों? ये सिंपल 11th की हमने क्या करी है, सप्लाई चैप्टर की थ्योरी पढ़ी है, क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीजेस। तो यहां पर अब एक सवाल आता है कि कैसे याद रखें सर कि इंक्रीज कब होगी, डिक्रीज होगी? बच्चों आपको 11th क्लास का कॉन्सेप्ट बस याद रखना है। अगर डिमांड और प्राइस का रिलेशन हो रहा है तो आपको क्या दिमाग में रखना है, प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। ऑन द अदर एंड प्राइस और सप्लाई में क्या रिलेशन होता है, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, आई रिपीट, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज होगा, और प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी डिक्रीज होगा। क्या ये आपको लॉजिक क्लियर है? ओके। अब बच्चों बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, dirty floating is related to fixed system of exchange rate, flexible system of exchange rate, both of these या फिर none of these। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि dirty floating किससे रिलेटेड है, फिक्स से रिलेटेड है, फ्लेक्सिबल से रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड है, या फिर किसी से भी रिलेटेड नहीं है? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर देंगे फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, तो वो गलत है। ऐसा क्यों, जरा लॉजिक समझते हैं। बच्चों जब भी डिमांड और सप्लाई की वजह से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है मार्केट के अंदर, आई रिपीट, जब भी डिमांड और सप्लाई की वजह से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है,
तो गवर्नमेंट उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए खुद ही बाय एंड सेल करना चालू कर देती है, खुद ही बाय एंड सेल करना चालू कर देती है। तो ये सब कहां हो रहा है, कौन से मार्केट में हो रहा है, फिक्स्ड में हो रहा है, फ्लेक्सिबल में हो रहा है, फ्लेक्सिबल में हो रहा है। तो गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट के अंदर डिमांड टू बाय एंड सेल करती है, जिससे उसकी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। क्या आपको ये लॉजिक क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू। करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम, करंट ट्रांसफर्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फैक्टर नॉन फैक्टर इनकम, करंट ट्रांसफर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, जो हमेशा ही 90% केसेस में सही होता है, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। करंट अकाउंट के अंदर ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके। अगले बच्चों 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ये बोर्ड से क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट ऑन अदर फॉरेन exchange transactions are called, foreign exchange transaction dependent on other foreign exchange transactions are called current account transaction, capital account transaction, autonomous transaction या फिर accommodating transactions। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? one of the important questions of foreign exchange chapter and balance of payment chapter। वो कौन से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होते हैं जो दूसरे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पर डिपेंडेंट होते हैं? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑटोनोमस या फिर एकोमोडेटिव। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। क्या होते हैं? एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। अब इसके पीछे ये लॉजिक क्या है बच्चों? लॉजिक में आपको अगले क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बताऊंगा, ठीक है। अब मुझे पहले यार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बच्चों, जरा रीड करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रांजैक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर कॉल्ड। वो कौन से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनको दूसरों पे डिपेंडेंस की जरूरत ही नहीं होती बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए? करंट, कैपिटल, ऑटोनोमस या फिर एकोमोडेटिव। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करंट, कैपिटल, ऑटोनोमस या फिर एकोमोडेटिव? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता लग ही रहा होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। क्या है इसका आंसर? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है, सर रट लें इस चीज को, डिपेंडेंट वर्ड लिखा हो तो एकोमोडेटिंग लिख लेते हैं, इंडिपेंडेंट वर्ड लिखा होता है तो ऑटोनोमस रट लेते हैं, क्या ऐसे करना चाहिए? नहीं बच्चों, लॉजिक पर जाना चाहिए। लॉजिक ये बोलता है, सबसे पहले मतलब समझो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं बच्चों। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए करे जाते हैं, है ना। आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो प्रॉफिट मोटिव के लिए, मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं प्रॉफिट मोटिव के लिए, गवर्नमेंट कोई ट्रांजैक्शन कर रही है प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो जो प्रॉफिट मोटिव के लिए ट्रांजैक्शन करे जाते हैं उनको बुलाया जाता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, आप कोई अगर प्रॉफिट मोटिव ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो दूसरे क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पर आपकी कोई चीज डिपेंड होगी या इंडिपेंडेंट होगी? आप इंडिपेंडेंट होगे, क्योंकि आपको अपना प्रॉफिट कमाना है, मुझे अपना प्रॉफिट कमाना है, किसी और थर्ड पर्सन को अपना प्रॉफिट कमाना है। तो वो किसी पर डिपेंड होकर कि वो फॉरेन ट्रांजैक्शन कैसे कर रहा है तो मैं कैसे करूं, कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव के लिए करी जाती है। प्रॉफिट मोटिव हर एक का अलग अलग होता है, क्योंकि इसको कितना प्रॉफिट कमाना है। तो दीज ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? ओके। अब बात करते हैं बच्चों डिपेंडेंट का और एकोमोडेटिंग क्यों है। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करे कब जाते हैं। ये तब करे जाते हैं जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या आ जाता है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, या तो सरप्लस आ जाता है या फिर डेफिसिट आ जाता है ना। जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम होता है, सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है, ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो बताओ एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कब करे जाएंगे, जब डिसइक्विलिब्रियम होगा। जब डिसइक्विलिब्रियम होगा मतलब वो हो गया ना डिपेंडेंट, तो जब जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा तभी हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर डिपेंडेंट अपॉन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? बहुत बढ़िया, क्लियर। अब बच्चों बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास बहुत ही छोटी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही निराली सी थी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बोर्ड्स का क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ current account payment over current account receipts, capital account payment over capital account receipts, autonomous payment over autonomous receipts, accumulating payments over accumulating repeats। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? करंट, कैपिटल, ऑटोनोमस या फिर एक्युमुलेटिंग? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोनोमस पेमेंट ओवर ऑटोनोमस रिसीट्स। ठीक है, अब जरा लॉजिक समझते हैं बच्चों। देखो यहां पर बोलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि पेमेंट ज्यादा किया गया है और रिसीट कम हुई है। ठीक है, पेमेंट ज्यादा किया गया है, रिसीट कम हुई है। तो एक बात बताओ, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए करे जाते हैं। एक्युमुलेटिंग ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए करे जाते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए करे जाते हैं, क्योंकि डेफिसिट सरप्लस हो चुका होता है, ध्यान रखना। तो डेफिसिट होने के बाद ही तो एक्युमुलेटिंग करे जा रहे हैं, डेफिसिट या सरप्लस होने के बाद किए जा रहे हैं एक्युमुलेटिंग। यहां तक क्लियर है? ओके, तो मतलब डेफिसिट का कारण तो ये दोनों नहीं है, तो डेफिसिट इसका आंसर डी तो नहीं हुआ। क्या ये लॉजिक क्लियर हो गया? सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, जो भी आपने बोला सब कुछ ऊपर से गया। मैं बताता हूं बच्चों, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो जो प्रॉफिट मोटिव के लिए करे जाते हैं, और एक्युमुलेटिव ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए करे जाते हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए करे जाते हैं। मतलब ये, अगर सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है उसके बाद हम एक्युमुलेटिंग ट्रांजैक्शन करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, तो बच्चों में बताओ डेफिसिट के बाद ही तो एक्युमुलेटिंग ट्रांजैक्शन होंगे, बिल्कुल सही। तो डेफिसिट होने का कारण पूछ रहे हैं वो, डेफिसिट होने का कारण क्या है? ठीक, हम एक्युमुलेटिंग से करेंगे, लेकिन कारण बताओ वो हुआ कैसे? तो बस डी आंसर इसका तो नहीं हुआ कंफर्म, क्योंकि डी ठीक करने के लिए, डी इज द मेडिसिन। आपको कॉज ढूंढना है कि कॉज क्या है। तो करंट अकाउंट की वजह से होता है, बिल्कुल होता है। कैपिटल अकाउंट की वजह से होता है, बिल्कुल होता है। और ये दोनों ही ऑटोनॉमस के अंदर आ जाते हैं, ये दोनों ही ऑटोनॉमस के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही इसके अंदर प्रॉफिट मोटिव छुपा हुआ। प्रॉफिट मोटिव वाले क्या है हमारे? ऑटोनॉमस पेमेंट ओवर ऑटोनॉमस रिसीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोनॉमस पेमेंट ओवर ऑटोनॉमस रिसीट। क्या ये लॉजिक आपको क्लियर हुए या नहीं क्लियर हुए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे अगली बार जब ये सेशन रिकॉर्ड होगा हमारे इकोनॉमिक्स का, तब मैं आपके इस क्वेश्चन की क्वेरी को फिर से एक बार उठा लूंगा। ओके ओके बच्चों, तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।